बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मजहर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब सबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुकून हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें? मजहर बरलास साहब, आपको पता है कि हर आने वाले दिन में इंसान बेहतरी की तलाश में लगा रहता है और इंसान की जुस्तजू होती है कि हर तुलू होने वाला सूरज उसके लिए बेहतरी लेके आए। साल 2022 जो है ये कैसा होगा, इसका जायज़ा लेने के लिए की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हमने जहमत दी है अपने टेलीफोन लाइन पे सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब को, जो माहिर उलूम फ़ल्कियात हैं। सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। आप इसे बात शुरू करते हैं। ये बताएं कि एक अमूमी एक सवाल कि 2022 पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई क्या बेहतरियाँ ला रहा है? आप माहिर उलूम फ़ल्कियात होने के नाते क्या देखते हैं सितारों की चालें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जबरदस्तुल मोहम्मद व आलि मोहम्मद की ज़ात पे अनगिनत वतन अजीज़ पाकिस्तान और को भी जनाब, मैं हमारे जो बहन भी हमें देख रहे हैं नाज़रीन, उन्हें भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल की खूबसूरती ये है कि साल का जो नंबर है ये 2022 मुफ्रत जमा करें तो ये 6 बन जाते हैं और 6 नंबर सितारा ज़ोरा से मंसूब है। और दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है, रनाई है, प्यार मोहब्बत है, इसी सितारे में परवरदिगार ने पनाह रखी है। और इंशाअल्लाह ताला 12 साल के बाद सितारा मुश्तरी जो कुली तौर पर खैर बरकत से मंसूब है, इसका जुमेरात से ताल्लुक है। और जुमेरात आपको पता है वैसे ही दरगाहों पे रौनक होती है और शब इसकी जाके शब जुमा लग जाती है। सही। तो ये दोनों ही एक जुमेरात से मंसूब है, एक जुमे से मंसूब है। तो खुशियां, शादमानियां, खैर बरकत और ये जो नागानी किस्म की अर्जी सूबाई बीमारी हैं, इसमें इंशाअल्लाह ताला कमी आएगी। सही। सितारा मुश्तरी 12 साल के बाद अपने चक्कर मुकम्मल करते हुए 14 अप्रैल को ये एंटर होगा बुर्ज हूत में, पाइसिस में। और ये 12 मंतक़ल बुर्ज का आखिरी बुर्ज है, तकमील कायनात का मजहर है। और ये पूरा एक साल यहाँ पे रहेगा 14 अप्रैल 2023 तक। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत, रौनकें, बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो महसूस कर रही है दुनिया और खासतौर पर वतन अज़ीज़ पाकिस्तानी, ये इंशाअल्लाह ताला दूर होती हुई दिखाई देती है। और एक लिहाज से पहले 2-3 माह छोड़ के, बल्कि इसकी इब्तदा हुई थी 26 दिसंबर 2019 को कि 8 सितारों का इज्तिमा हुआ था बुर्ज कौस में और 26 को ही ग्रहण लगा या कोविड की बीमारी आई। उसके बाद 11 फरवरी 2021 को भी 7 सितारों का इज्तिमा हुआ बुर्ज जद्दी में। ये एडवन बुर्ज है पूरी दुनिया का। और अब फिर ये 28 फरवरी 2022 को फिर 6 सितारे इकट्ठे होने जा रहे हैं बुर्ज जद्दी में। बस इनका जनाब गुजर हो जाएगा तो हालात उसके बाद ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही। शाह साहब, एक गुजारिश है कि हमारे यहाँ लोग महंगाई से बड़े तंग हैं, परेशान हैं और अपोजिशन भी शोर करती है, ज़ाहिर है हुकूमत वाले भी कहते हैं हमें इदराक है। तो पाकिस्तान में जो महंगाई है, इसकी कमी के कोई आसार हैं? देखिए जी, महंगाई कहते हैं, हुकूमत भी कहती है, लोग भी कहते हैं कि ऑल ओवर पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और जब से हमने देखा है तो बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि पिछला जमाना बड़ा सस्ता था। हमने अपने बचपन में मैंने एक आने की 1 रुपए में 16 आने, आप पता नहीं बच्चे नहीं जानते कि नहीं, 16 आने थे और 1 आने की 1 रोटी आती थी, यानी 1 रुपए की 16 रोटियां। आप अंदाजा करें कि वो जमाना कितना अच्छा लगता था हमें। और आज जनाब रोटी तकरीबन कोई कम पे 10 रुपए को ये छू रही है। तो ये महंगाई को मैनेज अगर किया जाए तो महंगाई इतनी एक्चुअली है नहीं जितनी हमारी हुकूमत वक्त जो भी होती है इसने कंट्रोल ही नहीं किया। कंट्रोल कमेटीज बनी हुई हैं। फिर पाकिस्तान तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि हमारा पंजाब कितना लोगों को खाना खिला रहा है और इंडिया का जो पंजाब हमारे पड़ोसी है वो 1.25 अरब को खाना खिला रहा है। हमारा मुल्क कोई रेगिस्तान तो है नहीं। यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता बाहर से जो इम्पोर्ट की इतनी महंगी चीजें आ रही हैं वो आनी बंद हो जाए, कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता जंग लग जाए, अल्लाह ना करे, तो यहाँ पे तो जनाब अल्लाह ने जमीन इतनी जरखेज दी हुई है, पाक सरजमीन इतनी सरसब्ज़ है, शादाब है कि ज़राअत पे अगर तवज्जो दी जाए तो जनाब इस पे बहुत सारी जनाब हम खुद कफील हैं। खाने पीने में भी महंगाई कम हो सकती है। अब आलू प्याज टमाटर तो नहीं होते जो
ऐसी खाम का मिसमैनेजमेंट है सर, और कुछ भी नहीं है। हमारा मुल्क बड़ा रिच है और हुकूमत अगर चाहे तो महंगाई कंट्रोल कर सकती है, और महंगाई कंट्रोल करने के सादा से तरीके में आपकी खिदमत में आपकी जिसारत से हदिया करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी जिसारत है हुकूमत पाकिस्तान से भी है, मेरी जिसारत अदलिया से भी है, और जो हमारी सूबाई हुकूमतें उनमें से भी है कि नारा लगा मदीने की रियासत का, और मदीने की रियासत कायम हुई थी मस्जिद नबवी में, सरकार दो आलम ने कायम की थी। और हमारे वतन अजीज में देखें कि मस्जिदों इतनी मसाजिद हैं कि उनकी मुझे तो गिनती का नहीं पता, लेकिन हुकूमत ने शायद हजारों की तादाद में हर शहर में है। और हमारी मस्जिद में जनाब 5 दफा अजान होती है अल्लाह अकबर की, ये मेरे नजदीक नगमा खुदाया, अल्लाह बुला रहा होता है, अय्या लल फलाह खैरुल अमल की तरफ बुला रहा होता है। तो मस्जिद से बैठ के इलाके की अगर अच्छे लोगों को मुंतजम किया जाए तो सफाई सुथराई का इंतजाम भी हो सकता है, और जनाब महंगाई पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, और जो करप्शन है, लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, ये मस्जिद में बैठ के भी हल किए जा सकते हैं। क्योंकि मस्जिद में बैठ के लोग अमूमन सच बोलने की कोशिश करते हैं, झूठ भी बोलते हैं लोग कुरान पे हाथ उठा के, लेकिन अमूमन सादा लोग इस पे जनाब इतराज करते हैं अल्लाह की कसम खाने पे, कुरान उठाने पे, और मस्जिद में जाके बैठ के सच बोलना पसंद करते हैं। हमारी मसाजिद जनाब 24 घंटे में 1 घंटा आबाद होती है, और उसके बाद कई घंटे खाली पड़ी जाती है। सही फरमाया। मस्जिद से बैठ के मदीने की अगर रियासत का नारा लगा तो ये भी एक हाल है कि बैठ के मसाजिद से आप करप्शन कंट्रोल कर सकते हैं, सफाई सुथराई कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई पे काबू पा सकते हैं, लोगों के आपस में प्यार मोहब्बत के मामला हल कर सकते हैं। ये थाने कचहरी तो बात की बात है, पहले तो अल्लाह के घर आता है, और हर इलाके में बेपनाह मसाजिद है। सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि अपोजिशन जो है वो भी कुछ शोर शराबा कर रही है, और वो उनको कितनी कामयाबियां आपको नज़र आती हैं? मौलाना फजलुर रहमान का कोई जायचा क्या कहता है? नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से क्या जायचे कहते हैं? सर अपोजिशन का होना तो मजबूत ताकत वाला अपोजिशन का होना तो ये खुशबख्ती की अलामत है। सही। जब से दुनिया बनी है इंसान का भी एक अपोजिट है, अपोजिशन है, इब्लीस है। अगर वो ना हो तो मैं अच्छाई बुराई का अंदाजा ही नहीं हो सकता। सही है। तो अपोजिशन का किसी मुल्क में ताकतवर होना, अच्छा होना, इत्तेहाद होना, तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए है। क्योंकि हुकूमत हर काम को अच्छा कह रही होती है, अपोजिशन वाले ही उठाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का लोगों को शुक्रिया, हुकूमत को, ये हुकूमत को तो नहीं, पब्लिक को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मसाइल बताते हैं कि क्या क्या मसाइल है। सही है। और अल्लाह करे कि हमारी अपोजिशन अच्छे मसले उठाए और पब्लिक का ख्याल करे। और अब वो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो जनाब इन्होंने बिल भी जला दिए, बिजली जनाब महंगी थी, इन्होंने जनाब पेट्रोल को भी कहा है, डॉलर को भी कह दिया, हम IMF के पास भी नहीं जाएंगे। पता नहीं कितनी कितनी इन्होंने वादे किए, लेकिन अपने वादे वफा करते तो शायद अल्लाह पाक इन पे और कर्म करता, पाकिस्तान पे और कर्म करता। जी दोबारा नया साल मैं देखता हूँ कि 14 अप्रैल से जब सितारा मुश्ती चेंज होकर 12वें घर में आएगा तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी इंशाल्लाह लेके आएगा। अच्छा शाह साहब, एक गुजारिश ये है कि आपने जवाब तो बहुत अच्छा दिया कि मजबूत अपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी सवाल था अलवी साहब का वो ये था कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं इस साल या नहीं। दूसरा ये है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, सही है आपकी बात कि इन्होंने वादे बहुत किए थे लेकिन वादे वफा नहीं हो सके, तो इमरान खान साहब का इस साल में क्या मुस्तकबिल है? सर इमरान खान साहब का जो आजकल आसमानी काउंसिल पे जो सितारों की पोजीशन है 5 अक्टूबर 1953 की पैदाइश है, आजकल इनका खराब दौर चल रहा है। और पाकिस्तान का जो अपना जाती जायचा है, पाकिस्तान के 2 जायचे हैं, एक 14-15 अगस्त 1947 का, दूसरा जब हमारा आधा मुल्क कट गया था तो 20 दिसंबर 1971 का 70 का जायचा हम देखते हैं। तो उसमें यह है कि हर 2 जायचों के मुताबिक पाकिस्तान की अपोजिशन, और जो आप अपोजिशन के बारे में पूछते हैं, ये पाकिस्तान का दौर खराब चल रहा है 1 अगस्त 2021 से, ये रहेगा 8 जुलाई 2022 तक। तो पाकिस्तान की जो भी हुकूमत होगी उसे मुश्किलात तो फेस करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म का, वो पाकिस्तानी अवाम में खुशकिस्मत तरीन शख्स है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने जलावतनी भी काटी, अब भी जलावतन है, उत्साहता जलावतन है। तो ज़ाहिर है कि उनके बुजुर्गों की हड्डियाँ दफन है, उन्होंने पाकिस्तान तो आना ही आना है, पाकिस्तान की वाबस्तगी तो उनकी यकीनी तौर पर दिखाई देती है। लेकिन जब इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट होगी, करीब होगी, तो फिर ये वापस आते हुए बिल्कुल दिखाई देते हैं।
अच्छा, एक और बात शाह साहब बताइए। चलो पाकिस्तान के हवाले से बात हो गई, ये हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसमें जी अक़लीतों पर बड़े मज़ालिम होते हैं। तो भारत में सुना है कि बड़ी आज़ादी की तहरीकें उठी हुई हैं, तो भारत को जी आप 2022 में कैसा देखते हैं? सर, ये जो सितारों के इज्तिमात हुए थे 26 दिसंबर 2019, उसके बाद 11 फरवरी 2021 और 28 फरवरी 2022 जो होने जा रहे हैं, तो ये अपोजिशन जो अकलीतें हैं, जो तैलादी पसंद तहरीकें हैं, इनका खासा गलबा दिखाई देता है। और कुदरत जो है, अल्लाह ने दुनिया भी बनाई है जनाब, इंसाफ के लिए बनाई है, जुल्म के लिए तो नहीं बनाई। और मुकाफात अमल है, करबला में जो सैयद शुदा इमामी अली मुकाम ने कुर्बानियां दी, आज जनाब जगह जगह दुनिया में अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी पड़ोसी मुल्क है, बल्कि बात को कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक पाकिस्तान छुपा हुआ है। जितनी आबादी पाकिस्तान की, उससे ज्यादा मुसलमान की आबादी तो हिंदुस्तान में दिखाई देती है। तो हिंदुस्तान की अपने हक में बेहतर है कि वो अपनी जाती दिफा करी चाहती है तो अकलीतों का ख्याल करे, वरना अकलीतों का जोर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और ये खासा मुश्किलात का साल दिखाई देता है इनके लिए। और इसकी इब्तिदा 28 फरवरी 2022 से होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने यकीनन ज़ाहिर है कि मुसलसल आप यही काम करते हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से या मरियम नवाज शरीफ के हवाले से आपने इनके जायचे बनाए होंगे, स्टडी किया होगा, तो आपको लगता है या इनके हाथों की लकीरों के हवाले से कि इन पे कोई इक़्तिदार का हुमा इनके सर बैठ सकता है, ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरबराह ममलिकत किसी तौर पर बन सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह, उनके अंदर बड़ी कायदाना सलाहियतें हैं और उन्हें जब खाकान आबादी साहब बने थे तो उस वक्त इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। वाल ये अपने भाई के ज़ेरे यानी अंडर हैं, जिस वजह से ये नहीं बने, और आइंदा भी जब तक इनके भाई हैं तो ये नजर नहीं आता। अलबत्ता जो मद्दे मुकाबल दूसरे आपने फरमाया है, बिलावल भुट्टो साहब, मुझे याद है कि जब ये पैदा हुए थे तो हैदराबाद से एक अखबार निकलता है, रोजनामा इबरत, अल्लाह बख्शे, उसके एक एडिटर थे महमूद युस्मानी साहब ने, मुझे उन्होंने कहा कि बिलावल साहब का जायचा बनाए। तो मैंने बिलावल साहब की पैदाइश पे जायचा बना के इनके प्राइम मिनिस्टर बनने की प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी बहुत दूर है। अभी तो ये जो साल चल रहा है, जैसे जहाज पे टेक ऑफ होने के लिए रनवे पे जहाज दौड़ रहा होता है, तो ये इनका यानी डेवलपमेंट का, तरक्की का साल है सियासी तौर पे। फ्यूचर में जाके कुछ होगा। बाकी ये है कि अपने ने चाहिए कि अपनी शहीद मां के नक्शे कदम पे चलते हुए वतन अजीज पाकिस्तान के चारों सूबों में कोई ऐसे फलाई काम करें, उस पर तवज्जो दें, क्योंकि वतन अजीज की आवाम फलाई चीजों को पसंद करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शौकत खान अस्पताल बना के अपनी वालदा के नाम से बड़ी इज्जत कमाई। हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उन्होंने अपने इत्तफाक अस्पताल बना के उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई। शाह साहब, मैं तजवीज़ पेश करूंगा कि अपनी मोहतरमा वालदा के नाम से पूरे हर शहर के बाहर एक अस्पताल बनाए या क्लिनिक बनाए, जिससे लोगों को फैज मिले। ये भी एक सदका जारी है। जी शाह साहब, एक बज़ाहिर दुनिया में लगता है कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। तो क्या आप 2022 में देख रहे हैं कि ताकत का तवाज़ुन जो है वो तब्दील हो रहा है? सर, ये जब से दुनिया बनी है हमेशा ही दो ताकतें रही हैं, और अब जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें भी दुनिया तकसीम बल्कि हो चुकी है, दो ताकतें बन चुकी हैं। और चाइना, रशिया, अमेरिका मद्दे मुकाबल हैं। तो ये सारे ताकतों का, सुपर ताकतों पावर्स का आपस में जो एक जंग होती है सुपरमेसी की, वो तो हमेशा से रही है और अब भी है। और बल्कि अब कुछ ज्यादा खतरनाक हो गई है कि जो न्यूक्लियर्स और खतरनाक किस्म के मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इस तरह के मिसाइल बने हैं, ये बड़ी एक लम्हा फिक्री है। दुआ कि अल्लाह ताला जंगों से महफूज रखे, क्योंकि आसमानी काउंसिल पे 2-3 साल से जंग के असरात बले हुए हैं और वो बीमारी की शक्ल में, और जितनी जंग के बाद तबाही बर्बादी होती है, अस्पतालों में इमरजेंसी होती है, फ्लाइटें बंद हो जाती हैं, लोगों की शहरों में इमरजेंसी, कर्फ्यू जैसे समा, लॉकडाउन समझ लें, ये सारी अलामत पूरी हो गई हैं। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी नहीं आती तो जंग अब तक लग के आदमी इस वक्त तीसरी आलमगीर
जंग लग के उसके असरात से हम भुगत रहे होते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जंग और बीमारी से पूरी दुनिया को महफूज रखे, क्योंकि अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह ताला की है, सारी मखलूक बड़ी अच्छी है। अल्लाह ताला सबको अपने जुमान में रखे। और ये जो 6 नंबर है 2022 का, ये मुफरद नंबर 6 है। तो मैं तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि 14 फरवरी के बाद जो बैनुल मज़ाहिब हैं, इसके अंदर आपस में बाम तफहीम बढ़े और दुनिया में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसें हों और जंग को रोकने के लिए प्यार मोहब्बत जैसी बातें भी शुरुआत हो, इनको जिसका अच्छा शाह साहब, मुझे दिखाई देता है। एक गुजारिश और है, आप अक्सर कहते हैं कि मंगल और बुध का जो नागा है गोश्त का, ये ख़त्म किया जाए, ये आप क्यों कहते हैं? हाँ सर, मेरा दिल खुश कर दिया आज आपने वो एस्ट्रोलॉजिकल दुखी रग छेड़ दी है। देखें, मेरी एक मुलाकात हुई है हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है मोहतरम नवाज शरीफ साहब। हमारी एक मीटिंग थी रॉयल पाम लाहौर में, CPNS की और APNS की मुश्तरका मीटिंग थी। और मैं तो एक छोटा सा जर्नलिस्ट भी हूँ, सहाफ़ी भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ बहरहाल। तो मुख्तलिफ सवालात के जब किए गए तो मुझे भी मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैंने भी हाथ उठाया। तो जनाब हमारे शामी साहब हैं, हमारे सदर उस वक्त थे CPNE के, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैंने वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बताया, नवाज शरीफ साहब को, कि मेरी जो खिदमात हैं एस्ट्रोलॉजिकल रूहानी खिदमात हैं, तो पाकिस्तान बना था हमारा 15 अगस्त 1947 को, 2 साल के बाद कायदा मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 14 अगस्त कर दिया था। तो 15 अगस्त 1947 के जब हम जायचा देते हैं तो ये जायचा जमहूरी जायचा नहीं, असली जायचा है। और इसकी वाज़ेह मिसाल है कि 5 दफ़ा मार्शल लगा। और इसका जब ये बना था तो कराची इसका दारुल खिलाफ होता है, बुर्ज हमल तनू था, सितारा इसका मरीख था, मरीख का ताल्लुक है मंगल के दिन से। और 5 मार्शल लगे मंगल के दिन। और मेरी इत्तफाकन एक मुलाकात हुई साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि मैंने कहा ये पाकिस्तान पे एक नौज़त छाई हुई है और इसकी आप देखें 5, आप जमहूरी आदमी हैं तो 5 दफ़ा मार्शल लगे और हम आधा मुल्क भी कट गया। तो ये अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। तो आप मंगल के जो ज़िबा खाने खुले होते हैं, इसका खून जो बह रहा होता है, अगर ये रोक यानी इसको खोल दिया जाए तो अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। यही बात मैंने मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को अर्ज की, उन्होंने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी। और उसके बाद मुझे बड़ा इत्मीनान है कि मैंने किसी प्लेटफार्म पे पूरी कौम को हदिया किया कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। और पाकिस्तान के जायजे के तहत मंगल, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने नवाज शरीफ साहब ने कहा मंगल के साथ बुध भी है। मैंने कहा जी नागा तो होना ही नहीं चाहिए, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, आप ज़िबा खाने खोल लें। पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का ये सदका है। और जिस दिन ये मंगल के ज़िबा खाने खोल दिए जाएंगे, दुनिया से हट के बिल्कुल हम अल्लाह के खोल दिए जाएंगे, तो मुल्क में दहशतगर्दी का भी खात्मा होना शुरू हो जाएगा, इत्तेफाक प्यार मोहब्बत भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका है। तो आज भी मैं वो बात रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं बरलास, अगर आप 1 मिनट मुझे वजीर इजाजत दें, तो मेरी जो नजर होती है, आप ग्लोब देखें दुनिया का, तो दुनिया के ग्लोब पे देखें तो कहीं आपको जनाब किंगडम नजर आएगी, बादशाह नजर आएगी, सही है, कहीं आपको जनाब जमहूरियत नजर आएगी, कहीं आपको मार्शल लगा हुआ नजर आएगा, कहीं आपको जनाब मार्शल और सिविल हुकूमत लगेगी। तो पाकिस्तान के जो जायचे हैं ये जनाब मार्शल तो 5 आपने देख ही लिए, प्लस जमहूरियत वाला जायचा है। तो ये प्राइम यानी सिविल यानी मार्शल और सिविल दोनों चीजें मिलकर चल रही हैं। तो मैंने तजवीज पेश की थी कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए लास्ट टाइम चंद माह पहले जब आपसे मैं हाजिर हुआ था तो मैंने कर्ज किया था कि जहाँ इतनी जनाब आइन में तरमीमें की गई हैं, तो ईवान सदर में एक बड़ा ताकतवर शख्स होना चाहिए जिसका विजन हो, जिसे खारजा पॉलिसी का भी पता हो, जिसे जनाब मईशत का भी पता हो, मुल्क के अंदरूनी हालात का पता हो, खारजा ताल्लुकात का भी पता हो। तो पाकिस्तान की आइन में तरमीम करके जो हमारे जो आर्मी चीफ है 3 साल के लिए प्रेसिडेंट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि एक ताकतवर वजीर ईवान सदर में शख्सियत हो जिसका विजन हो, जिससे मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी और ये जो मार्शल के खदशात है ये भी खत्म हो गया और हमारी जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद इंतज़ार हुसैन ज़नानी साहब, माहिर उलूम फ़ल्कियात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। असद उमर ने कुछ गुफ्तगू की आज कराची में। उनका कहना यह था कि 20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए। उन्होंने कुछ और भी बातें की, उन्होंने क्या गुफ्तगू की उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। सिंध के अंदर 20 अरब रुपए की गंदम जो है
वो चूहे खा गए। और ये इस हालात के अंदर हो रहा था जब सिंध, जो एक ऐसा सूबा है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है, वहाँ पर आटे की कीमतें जो हैं वो पंजाब की निस्बत 300 से 350 रुपए फी 20 केजी के थैले की इजाफा हुआ था। अब पता नहीं। जी जी, ये कहते हैं जी कि गंदम चूहे खा गए, और फिर आगे उन्होंने कह रहे थे कि पता नहीं ये बंदे ने खाई है, इंसानी चूहे थे या कोई और चूहे थे, 20 अरब की गंदम गायब हो गई। अच्छा, पहले तो हमें ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं गंदम के हवाले से सबसे ज़्यादा पंजाब पूरी करता है। ये जो हमारे इलाके हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और इसके अलावा हम अफ़गानिस्तान भी गंदम भिजवाते हैं। इसकी मुआवनत करता है सूबा सिंध। सूबा सिंध में जितनी आबादी है उससे ज़्यादा गंदम ज़्यादा होती है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होती है। मुआवनत इस तरह करता है कि सिंध में गंदम की फसल पहले तैयार हो जाती है, तो पंजाब में आलमोस्ट ख़त्म हो रही होती है गंदम, तो नई फसल आ जाती है। अब जब एक सूबा मुआवनत नहीं करेगा तो ज़ाहिर है एक बहरान जन्म लेगा, और उस बहरान की वजह से फिर गंदम महंगी होगी, आटा महंगा होगा। तो उसका ख्याल खैर सारे सूबों को करना चाहिए। सही है। मगर ये जो सवाल है कि 20 अरब की गंदम चूहे खा गए, अब सवाल पैदा होता है कि इस जदीद दौर में क्या सिंध हुकूमत के पास, अगर चूहे भी खा गए हैं तो क्या सिंध हुकूमत के पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि चूहों को कंट्रोल किया जा सके? सही। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। सही है। कोई इतने गोदाम नहीं है। सही। हालांकि वहाँ बड़े बड़े गोदाम हैं। सही। तो इसमें मेरा ख्याल है एक तहकीकात होनी चाहिए कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं वो गंदम आखिर कहाँ गई। जी सही है। इतनी गंदम तो चूहे नहीं खा सकते। इसका जवाब दिया मजहर बरला साहब, इसका जवाब दिया सईद गनी साहब ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जिसके पोलिंग एजेंट थे उसके दौर में गंदम चोरी हुई थी, और गंदम का नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर ने लिया था, और नैब को हम ही ने खत लिखा था कि ये गंदम चोरी हुई है, इसका जो है नोटिस लिया जाए। अब पता नहीं इमरान खान किसके पोलिंग एजेंट। मेरे लिए भी ये हैरत की बात है कि उन्होंने इशारा किस तरफ किया और ये किस तरह की गुफ्तगू कर दी है। लेकिन उन्होंने फिर आगे सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये तो उसका भी होना चाहिए, उस तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि कोरोना का जो फंड है वो 40 अरब रुपया कौन सा चूहा खा गया। और उन्होंने कहा कि कौम के 600 अरब जो है वो LNG की मद में किसी चूहे ने खाए हैं, उसका भी पता किया जाए। कुछ चूहों ने मुल्क में चीनी और गंदम का बहरान पैदा किया, उनका भी पता किया जाए। अच्छा, ये बात आ जाएगी बहस बराए बहस। बात ये है कि आप पे जो इल्ज़ाम है आप उसका तो जवाब दे दें। ऐसा ही है। और ये पाकिस्तान में मैंने अजीब वतीरा देखा है कि लोग अपना जवाब देने की बजाय अगले पे 6 इल्ज़ामात लगा देते हैं। अब जो चीनी है, अगर चीनी का हिसाब किया जाए तो देखिए पाकिस्तान के ये 2 बड़े सियासी ख़ानदान हैं, उनकी शुगर मिलें सबसे ज़्यादा हैं। तो उन 2 शुगर ख़ानदानों का आप नाम क्यों नहीं लेते? फिर इसके बाद आप आ जाइए, उन्होंने बात की कोरोना के फ़ंड की, उसमें देखिए ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भाई इसमें हमें मुतमिन नहीं किया गया। ये नहीं होता कि वो 40 अरब की करप्शन हो गई है। वो अब बताएंगे महकमे कि जनाब ये फ़ंड यहाँ लगे या वहाँ लगे या वहाँ। उन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफिस को मुतमिन करना महकमों की ज़िम्मेदारी है। ये कई महकमों में होता है। शुरू में जब पहली रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि जी इतना बजट था तो वो कहाँ गया। जी सही हो गया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, सवाल ये है कि जो आपके जिम्मे चीज़ है उसका तो आप जवाब दे दें। जवाब देना चाहिए। ज़ाहिर है 20 अरब रुपए की गंदम कहाँ गई। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज कुछ गुफ्तगू की। उनका कहना ये था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसका जो नताइज आए हैं उससे ये लगता है कि अपोजिशन जो है वो बेहतरी की तरफ गई है और हुकूमत से अवाम का एतमाद जो है वो कम हुआ है। और उन्होंने कोई महंगाई की वजूहत भी बताई। उन्होंने कहीं इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि हालिया इंतखाबात के नताइज से ये लगता है कि वो न्यूट्रल थे। वो कौन, उनके बारे में भी हम मजहर बरला साहब से पूछेंगे। पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान का क्लिप सुनाते हैं। हुकूमत
और फिर नाअहल हुकूमत जिसने मुल्क की इक़्तिसाद और मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया है, और आम आदमी इस वक्त महंगाई के पहाड़ तले कराह रहा है। ऐसी तमाम सूरत हाल से मुल्क को निकालना ये अब एक कौमी फरीज़ा बन चुका है। बल्दियाती इलेक्शन का एक मरहला मुकम्मल हो चुका है। हुक्मरान जमात को जो शिकस्त हुई है, अपोजिशन की फतह है। अगला मरहला में भी इससे कहीं ज्यादा बुरा हशर होगा हुक्मरान जमात का। कौम ये बात साबित जी, वो यही कह रहे हैं कि इसमें अगले मरहले में भी बहुत ज़्यादा इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अभी हम पर बहुत एतमाद किया गया है और भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, इस पे तबसरा लेंगे। मज़हर बरलास साहब से हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुनाई। मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान के बाद आपको वज़ीर इत्तलात और नशरिया जनाब फवाद चौधरी की गुफ्तगू भी सुनाते हैं। उन्होंने भी आज कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात की, कुछ ज़मानतों की भी बात की, कुछ अज खुद अदालतों के नोटिस के हवाले से बात की। उन्होंने क्या कहा और की ज़बानी सुनाते हैं आपको, फिर मज़हर बरलास साहब का दोनों पे इकट्ठा तबसरा लेते हैं। फवाद, जो महंगाई है, वो जो कीमतें बढ़ी हैं, वो बैनुल-अक़वामी मंडी की वजह से बढ़ी हैं। लिहाजा अगर तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है तो वो बाहर से हमारा आता है। इसी तरह से जो घी है बाहर से मंगवाते हैं। दालें जो हैं बढ़ी थी, उनमें अब तो बेहतरी आ रही है, लेकिन वो भी जो है वो बाहर से, हम न्यूजीलैंड से दालें मंगवाते हैं। 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का प्रॉफिट इस साल जो है वो शो किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनके प्रॉफिट्स में 33% से लेकर 40% तक इजाफा हुआ है। और मीडिया पे जब मैं शोर सुनता हूँ कि बहुत महंगाई है, तो मुझे ये एहसास है कि जहाँ इतना प्रॉफिट तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने कमाया है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। हर चीज़ के ऊपर हुकूमत को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के, तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? जी मज़हर बरलास साहब, आपने दोनों क्लिप सुने, ज़रा तबसरा कर दें। अच्छा, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात पे मुझे बड़ी हंसी भी आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल मशरकी औरतों की तरह वो का नाम नहीं ले रहे। जैसे हमारे मशरकी औरतें कहती हैं ना अपने शौहरों के बारे में कि वो चले गए, वो आ रहे हैं, वो फ़लाँ शहर में हैं, तो मौलाना साहब को वो का नाम वजाहत से लेना चाहिए था। खैर, वो हमारे नाजरीन बड़े सियाने हैं, समझ गए हैं कि वो कौन है। ये हमारा वैसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें अगर इलेक्शन जीत जाएं तो कहती हैं न्यूट्रल इलेक्शन हुआ है, गैर जानबदार हुआ है, और अगर वो हार जाएं तो धांधली का शोर मचाती हैं। सही है। मैं यहाँ एक तो जो बल्दियाती इलेक्शन की बात की मौलाना साहब ने, उसमें मैं पीटीआई को दाद देता हूँ। क्यों दाद देता हूँ कि दो हवालों से दाद है। एक, उन्होंने कोई धांधली का शोर नहीं किया, ठीक है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि अंपायर उनके साथ मिल गए और फलां के साथ मिल गए। उन्होंने नताइज को तस्लीम किया, अपनी नाकामी को तस्लीम किया। सही है। दूसरा, जो बल्दियाती इलेक्शन में उनकी नाकामी है, उसमें भी उनको एक क्रेडिट ये जाता है कि इसका मतलब है कि उन्होंने इंतज़ामी अफसरान को इस्तेमाल नहीं किया, जो आम तौर पर बल्दियाती इलेक्शन में पटवारियों को इस्तेमाल किया जाता है, थानेदारों को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है पीटीआई ने वो इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है। अच्छा, धांधली का जहाँ तक मौलाना साहब कहते हैं कि पिछले इलेक्शन में, देखिए पाकिस्तान में 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें धांधली का शोर ज़रूर बुलंद हुआ है। मौलाना साहब के इत्तेहादी मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, नून लीग,
90 में जब इलेक्शन हुआ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वाइट पेपर शाया किया। 97 के इलेक्शन में भी ऐसा ही था। फिर 2013 का जो इलेक्शन हुआ उसमें पीटीआई ने शोर मचाया कि धांधली हुई है, तो धांधली का शोर हमारे यहाँ बुलंद होता है। जो उन्होंने महंगाई की बात की उसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में दिया है कि पेट्रोल हम बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा, जो पाम ऑयल है वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं जिससे घी तैयार होता है, लेकिन इसमें हमारी मौजूदा हुकूमत भी और साबका हुकूमतें भी एक लिहाज से ज़िम्मेदार हैं कि हमारे पास करीबन 1000 किलोमीटर की साहली पट्टी है। सही है। हमें वहाँ चाहिए पाम के दरख्त लगाना। सही है। ताकि हम पाम ऑयल में ना सिर्फ खुद कफील हों बल्कि हम दुनिया को सप्लाई कर सकें। बिल्कुल ठीक है। दालें हमारे लिए देखिए शर्मिंदगी का मकाम है कि दालें हम बाहर से मंगवाते हैं। हम ज़री मुल्क हैं, हमें दालें यहाँ पैदा करनी चाहिए। हम न्यूजीलैंड जैसे मुल्क से मंगवाते हैं। और यहाँ मैं अपने नाजरीन को एक और बात बताता चलूँ कि जो सऊदी अरब और कतर में ये भेड़ें ज़िबा होती हैं ये भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। ये पूरी मुसलमान दुनिया के लिए बायसे शर्म है, सोचने की बात है। 58 मुल्क हैं और हम भेड़ बकरियां भी पैदा नहीं कर सकते। सही है, बिल्कुल सही है। तो बाकी मीडिया हाउसेस की उन्होंने बात की है कि मीडिया हाउसेस को मुनाफा इतना हुआ है और मीडिया हाउसेस ने अपने वर्कर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। तो मीडिया हाउसेस के मालकान को चाहिए कि अगर उनको प्रॉफिट, जैसा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 33 से 40% उनको प्रॉफिट हुआ है, तो उस हिसाब से वो वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं। बल्कि अभी तक बहुत से मीडिया हाउसेस में कोरोना के नाम पर तनख्वाहों पे जो कट लगा था वो जारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी। कोरोना के नाम पे जो कट लगाया गया था वो भी बहाल किया जाना चाहिए और जिनकी तनख्वाहें, जिन लोगों को बरतरफ किया गया था, मुलाजमतों से निकाला गया था, उनकी बहाली भी बहुत बड़ा मसला है और बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी भी बहुत बड़ा मसला है। ये मीडिया इंडस्ट्री के मालिकान को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए क्योंकि मीडिया का जो वर्कर है वो बहरहाल बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है। आज इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।